कि थोड़ी सी, हाँ, तो थोड़ी सी मैं लाइट एडजस्ट कर रहा था एक तरफ से। ओके। तो हैंडराइटिंग ऑब्वियसली हर कोई फील्ड में थोड़े बहुत चीजें होते हैं। जैसे आप मेडिसिन के फील्ड में ले लीजिए, तो मेडिसिन हमेशा 100% काम नहीं करती है। तो हैंडराइटिंग एनालिसिस मैं कहूँगा 90-95% काम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन से एनालिस्ट के पास आप गए हैं। कोई भी, मतलब काफी लोग होते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से दिखाते हैं कि मैं बहुत फेमस हूँ, लेकिन उनको पूरी तरह से आता नहीं है। तो आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा कि यू कैन ब्लेम द एनालिस्ट, यू कांट ब्लेम हैंडराइटिंग एनालिसिस, क्योंकि ये 400 साल का पुराना साइंस है। 1600 से ये प्रॉपरली, मतलब इसको डॉक्यूमेंट करके बनाया गया है। और काफी यूनिवर्सिटीज यूरोप में और यूएस में इसको आप सीख सकते हैं बेसिकली एज अ सर्टिफिकेशन। ओके, सो या, ओके। तो हैंडराइटिंग सिग्नेचर एनालिसिस वर्कशॉप, तो पहले चीज आप पूछोगे कि व्हाट व्हाट इज हैंडराइटिंग एनालिसिस। ओके। तो हैंडराइटिंग एनालिसिस को हिंदी में कहते हैं, बेसिकली आपकी हैंडराइटिंग की जो एनालिसिस होती है उसको सिग्नेचर एनालिसिस के नाम से, जो आपके हस्ताक्षर विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। और हैंडराइटिंग एनालिसिस, हैंडराइटिंग का एनालिसिस बेसिकली ये चीज होती है कि आप किसी भी हैंडराइटिंग को देख करके उसकी बारीकियों से आप किसी की मानसिकता आप आराम से पता लगा सकते हो कि उसमें क्या क्या अच्छी क्वालिटीज हैं। कुछ कुछ क्वालिटीज अच्छी भी नहीं होती हैं, तो वो भी आप पता लगा सकते हो। और इसको बेसिकली आप छोटे छोटे भागों में आप मतलब समझोगे। मतलब अगर आप जो पिक्चर देख रहे हैं उसमें डिफरेंट लेटर्स हैं, तो हर हर चीज, हर एक बारीकी किसी के बारे में, ओके, जिस व्यक्ति ने लिखा है उसके बारे में काफी चीजें बताती है। तो एक चीज मान लीजिए, एक डिफरेंट हो गई, एल लेटर डिफरेंट टाइप का होता है, और जी लेटर आप डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। तो वो सब का कॉम्बिनेशन मिला करके पूरा हैंडराइटिंग एनालिसिस का एक ये होता है, डे मतलब कि साइंस होता है। तो जब आप ये पूरा मतलब समझ सकते हो, और पूरा ये मैथ्स की तरह काम करता है बेसिकली, तो आप सबको सब चीज मिला करके अंडरस्टैंड करते हो कि ये पर्सन, ये आदमी के अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जस्ट हम एक लेटर से बता सकते हैं, तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी का काम करता है कि इतने लेटर्स ये हैं, इतने लेटर्स ये हैं। सो इसको लेकर के आप काफी चीजें, काफी इंटरेस्टिंग ये होती है। हाँ। तो सिंधु, विल विल ये चीज मैं बताऊंगा आपको, ये मैं, ओके। सो हैंडराइटिंग एनालिसिस बेसिकली ये साइंस है जो आदमी की अ, या कोई भी लेडी की हैंडराइटिंग देख करके उनकी मानसिकता आप पहचान सकते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई आया, तो आप जानते नहीं है उसको, तो उसने मान लीजिए रजिस्टर में लिखा या अपना नाम नाम साइन किया, ये किया, तो वो देख करके आप बता सकते हैं कि उसके बारे में काफी कुछ बता सकते हैं कि ये व्यक्ति को मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ अपने पैसे के साथ, या इसके साथ, या कोई भी चीज के साथ। ये झूठ बोलता है, नहीं बोलता है, तो ये आप पकड़ सकते हो। अगर उसने थोड़ा बहुत लिखा भी है, तो मान लीजिए आप मतलब कि इस जमाने में रजिस्टर में लिखा जाता था कि ओके मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, और साइन किया जाता था, तो उससे आप पकड़ सकते हैं कि ये व्यक्ति, मतलब ट्रस्ट हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर वो इंग्लिश भाषा में जनरली बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हैं, रोमन भाषा जिसको कहते हैं। सो उससे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट ये है कि ठीक है, मैं समझ गया कि हैंडराइटिंग एनालिसिस काफी इंटरेस्टिंग है, ये है, ओके। लेकिन जो हैंडराइटिंग एनालिसिस है वो मैं क्यों सीखूं? Okay. ये काफी वैलिड क्वेश्चन होगा, या लोग सोचते होंगे कि हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है ये, लेकिन मेरी मेरी यूज क्या है?
ठीक है क्या? ये तो वैसा नहीं है कि जैसे खाना पानी ये सब हो गया, करेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। लेकिन पहली चीज ये है कि आप जब लिखते हैं, करेक्ट, आप एक यूनिक तरीके से लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप क्लास में थे बचपन में, जब आपने लिखना शुरू किया, ठीक है, तो उस चीज को लेकर के, ओके, आपकी जो हैंडराइटिंग थी, ओके, या सो जब आपने लिखना शुरू किया था तो आपकी हैंडराइटिंग एक तरीके से थी बचपन में, फिर आपकी हैंडराइटिंग अलग अलग तरीके की होने लगी समय के साथ। जनरली जैसा सिखाया जाता है बचपन में वैसे हम अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। और जैसा सिखाया जाता है आपके क्लास के बच्चे वो एग्जैक्टली लिखने लिखते हैं। अगर आपने देखा होगा कि अ, आपके क्लास में कोई बच्चा था जो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग लिखता था, और मतलब हमारे क्लास में भी एक बहुत लड़का था, वो बहुत अच्छा लिखता था, मोती जैसे अक्षर उसके थे। और हमें कहा जाता था कि अपनी हैंडराइटिंग सुधारो, इसकी तरह क्यों नहीं लिखते हो, ठीक है। उसका नाम मोहित था, तो वो बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखता था, मन को मोह लेता था। तो उसके बाद हमें कंपेयर किया जाता था कि इसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तुम्हारी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो मुझे बुरा लगता था, और मैंने अपनी हैंडराइटिंग ऑब्वियसली सुधारी है उसके बाद भी। तो इसीलिए एक चीज होती है कि आप अपने आप को एक तरीके से समझ सकते हो, ओके, और अपने आप को एक तरीके से ढाल सकते हो। मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन जनरली लोगों को, जो लोग गुस्सा करते हैं उनके लिए वो काफी नॉर्मल होता है, ठीक है। दूसरे लोगों को परेशानी होती है कि ये तो बहुत गुस्सा करता है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो अपने आप को कि मैं किस तरह का प्राणी हूँ, ठीक है? तो नो, जनरली जो हमारे एनिमल किंगडम में हो गए, जो पशु पक्षी हो गए, तो वो लोग विभिन्न प्रकार के होते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग एक तरीके से होते हैं, एक तरीके से लगभग दिखते हैं, जो डिफरेंट कलर्स ये सब ऑब्वियसली ये होता है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी ये सब नहीं दिखती है बाहर से। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरीके से हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो जैसे मेरी हैंडराइटिंग में मुझे पता चल गया था कि मैं काफी क्रिएटिव हूँ, मैं अच्छे तरीके से रिसर्च और पढ़ा सकता हूँ और ये कर सकता हूँ। तो ये मैंने एक लाइन चूज किया है जिस फील्ड में मैं काफी कंफर्टेबल हूँ, और लोगों से इंटरेक्ट करना, हेल्प करना, वो मेरी नेचर है बेसिकली। तो ये मैंने समझ लिया, और फिर मैंने पे अपना, मतलब कि उस पे अपना कैरियर और वर्क और एवरीथिंग बनाया। लेकिन अगर आप एक करियर चूज करते हैं जिसमें आप अच्छे नहीं है, लेकिन आप जितना भी ट्राई करें, कि उसमें आप एक लेवल तक जा सकते हैं, उसके आगे आप आपकी मेहनत जितना भी करें आप नहीं जा सकते। लेकिन जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हो गए, तो वो तो उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन और ये सब वो एक अलग लेवल के हैं, मतलब वो क्रिकेट खेलने के लिए बने थे, राइट। तो वैसे ही आपको समझना है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में नहीं है। तो मेनली आप स्ट्रेंथ्स पे ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि लोगों ये हो गए, मुझे पहले भी लगता था कि ठीक है, ये मेरी इतनी इतनी खामियां हैं, मैं शायद आगे तक नहीं कर सकूं, तो कॉन्फिडेंस का ये कमी होता है। तो हर हर किसी में पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं, तो वो आपको समझना होता है कि ये चीजें आप कैसे आगे ये कर सकते हैं। और आप सीखेंगे भी तो साइकोलॉजी और ये सब आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ने के पहले हैंडराइटिंग एनालिसिस सीखा था, और फर्स्ट ईयर में उसके वजह से मैं टॉप भी कर गया था, क्योंकि मैं समझ गया था कि साइकोलॉजी कैसे वर्क करता है, क्या करता है। तो अब साइकोलॉजी बहुत ही एमेचर तरीके से, ओके, जो प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है कि लोगों का दिमाग कैसे काम करता है। क्योंकि आप सोचोगे कि ये बंदा अभी तो ठीक था, अभी क्यों गुस्सा आ गए थे। आपके घर में अगर हस्बैंड वाइफ है, तो आप देखोगे कि कभी वो गुस्सा आ जाते हैं, कभी वो रूठ जाते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे हैंडल करें। तो आप समझ सकते हैं वैसे हैंडराइटिंग से कि इस बंदे को कैसे मैं हैंडल कर सकता हूँ, कैसे इसको खुश रख सकता हूँ, वैसे आप समझ सकते हैं आराम से। तो ये तो दो बेसिक यूजेस हो गए हैंडराइटिंग एनालिसिस के। इसके काफी ज्यादा यूजेस हैं, इन क्रिमिनोलॉजी हो गया, इन हायरिंग हो गया, ये चीज हो गया, ये मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है, आगे चल के। सो नेक्स्ट ये हो गया
हमारा कि ये बेसिकली हैंडराइटिंग एनालिसिस क्या कर सकती है। तो जब आप हैंडराइटिंग लेते हैं तो आप बेसिकली समझ जाते हैं आपका ब्लूप्रिंट क्या है दिमाग का। ओके, तो हर चीज एक सिंबल छोड़ती है, जैसे आपका फिंगरप्रिंट हो गया। ओके, वो एक सिंबल छोड़ती है, वैसे आपकी हैंडराइटिंग वो सिंबल छोड़ती है। तो जैसे पामेस्ट्री में आप रेखा से बेसिकली बता सकते हैं कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा का क्या लाइफ लाइन है, जीवन रेखा कितनी बड़ी है, ये है। वैसे हैंडराइटिंग से आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी माइलेज है आगे। तो जैसे आपको ये पता चलेगा, राइट, एक तो आप अपने ऊपर थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर सकते हैं। मे बी अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है या आप चिंता ज्यादा करते हैं, तो उस पे आपको बाहर से उस पे आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा सा बाहर से। तो वो आपको हेल्प हो जाएगी। ओके, सेकंड चीज ये है कि एक अपनी सिग्नेचर और अपनी हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत बदल के आप अपने ऊपर चीजें लाइफ में आप इंप्रूव कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि मान लीजिए आपको दांत का दर्द भी हुआ तो आप जाते हैं डायरेक्टली डॉक्टर के पास, राइट। लेकिन आपको चिंता ये कर रही है, वो कर रही है, या आप सो नहीं पा रहे हैं रात में ठीक से, या जो भी रीजन हो गए, उसके लिए हम कहीं जाते नहीं आसानी से, क्योंकि मतलब साइकोलॉजिस्ट से जाने से हम डरते हैं, क्योंकि ये होता है कि कैसे इसको डायग्नोस करें। मे बी अगर ज्यादा टेंशन हो गई तो आप एंटी एंजाइटी के दवाइयां ले लेते ही ले लेते। तो इसीलिए आप जैसे आप समझ सकते हैं कि किस चीज को लेकर आगे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, वो आप आसानी से पकड़ सकते हैं अर्ली डिटेक्शन से, साइकोलॉजिकली, हैंडराइटिंग एनालिसिस से। ठीक है, और ये भी समझ सकते हैं कि हाँ, मैं ये चीज में अच्छा हूं तो मैं इस चीज पे कंसंट्रेट करूंगा लॉन्ग टर्म, और मैं काफी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस चीज पे कंसंट्रेट करूं, इस चीज पे काम करूं। मे बी शायद आप ज्यादा डिसिप्लिन नहीं, लेकिन आप लोगों से अच्छा बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो आप उस पर फोकस कीजिए। या आप अकेले रहकर बहुत अच्छा काम करते हैं, टीम वर्क आप ज्यादा नहीं कर सकते, तो आप वैसे चूज कीजिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कैरियर पूरा बदल दीजिए। तो ये आप समझ जाइए कि ये चीजें मैं यूज कर सकता हूँ, ये चीजें मैं नहीं कर सकता हूँ। Okay? तो ये आप समझ जाएंगे, तब आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। जो आपकी लिमिटेशंस में है, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि यू शुड वर्क अंडर योर लिमिटेशन। जैसे विराट कोहली बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करते, तो उन्होंने बॉलिंग करना छोड़ दिया आजकल, वो बस बैटिंग पे कंसंट्रेट करते हैं, फील्डिंग और फिटनेस पे उनका बहुत अच्छा कंसंट्रेशन है। तब वो अपनी लिमिटेशन समझ गए और वो काफी आगे तक अभी चले गए हैं। तो सिमिलरली आप जैसी आपकी जैसी अंडरस्टैंडिंग है, वैसे आप आगे चल तक जाओगे। तो इसके बाद हम एक छोटा सा क्विज लेते हैं, और आपके पास पेन और नोटबुक है तो ये थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन है। तो आप चैट बॉक्स में आप बोल सकते हो, या अपने आप को अनम्यूट करके ये कर सकते हो। तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है 6। ओके, और उसके आंसर के बाद मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेनली ये आपको मैं ये क्वेश्चंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी, क्योंकि आपको समझना है कि हैंडराइटिंग एनालिसिस काफी लॉजिकल है, कोई ऐसा कोई ये मैजिक नहीं है, या ये सच में काम करता है कि नहीं। और काफी टाइम मैंने सुना है कि बस आपको हैंडराइटिंग देख करके तुक्के मारना है या प्रिडिक्ट करना है, ये करना है। ठीक है, तो वो बेसिकली आप समझ जाओगे कि इसमें काफी साइंस जुड़ी हुई है इस चीज को लेकर के। तो अगर आप रेडी हो पेन और बुक के साथ, अगर कोई नहीं रेडी नहीं है तो वो बता सकते हैं मुझे। ओके, तो उनको टाइम मिल जाएगा कि वो पेन और बुक ला सके। तो हम 1 मिनट का ये ले सकते हैं। तो सबके पास पेन और बुक है? ओके, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सो जस्ट आपको ए और बी वाले क्वेश्चंस चूज करने हैं। तो मैं जस्ट वो आपसे शेयर करता हूँ। ओके, सो अगर आप रेडी हैं तो ये क्वेश्चंस बेसिकली आपके साथ आ जाएंगे। या ठीक है, तो आपको चूज करना है कि इन दोनों में से आपको कौन लगता है ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, मतलब अपनी चीजें संभाल करके रखता है, हर चीजें समेट कर रखता है क्या।
तो आपको लगता है कि जो लेफ्ट साइड वाला आप लिखिए इसको ए, और जो राइट साइड वाला है उसको बी है। ओके, तो जो ऊपर वाला ये है, तो आपको कौन सा लगता है कि कौन सा ज्यादा ऑर्गेनाइज पर्सन है? ओके, तो आप बुक पे लिखिए, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करेक्ट आंसर है। ओके। ओके, तो ओके, तो दूसरा वाला क्वेश्चन है कि कौन ज्यादा कंफ्यूज्ड है, मतलब मान लीजिए कुछ आप करने बोलो तो वो सोचने लगेगा क्या करना है, या कैरियर को लेके भी कंफ्यूजन होती है कि मैं आगे चल के क्या करूं, ये करूं, आज एक एक चीज कर रहा है, कल दूसरा करेगा। अगर आपने लक्ष्य फिल्म देखा है तो नो, एक दिन वो एक चीज करता है, दूसरे दिन दूसरे चीज करता है। ओके, तो कौन ज्यादा कंफ्यूज्ड आपको लगता है? ए कंफ्यूज ज्यादा है जो लेफ्ट साइड में, या राइट साइड में बी ज्यादा कंफ्यूज्ड है चीजों को लेकर के? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कि आपको लगता है कि कौन डिप्रेशन में है? लेफ्ट साइड वाला जो नीचे की तरफ जा रहा है, या राइट साइड वाला जो ऊपर की तरफ राइटिंग जा रहा है? कौन ज्यादा डिप्रेस्ड है? ओके, तो ओके, हाँ पंचम जी, मैं इसका आंसर लास्ट में बता दूंगा आपको, क्योंकि पे आपको बेसिकली अपने आप का जो भी आंसर है आप एवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है, एंड में। तो सेल्फ एवेलुएशन सॉर्ट ऑफ थिंग आपको लास्ट में करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारा हो गया कि इन दोनों में से जो ऊपर वाली हैंडराइटिंग वो ए हो गई या बी, ओके, किनको ज्यादा एनर्जी है? ओके, इस चीज में तो आपको लगता है कौन कौन किसको ज्यादा एनर्जी है? जो ऊपर वाली हैंडराइटिंग है, ऐसे लग रहा है जैसे पेंसिल से लिखी गई लेकिन पेन ही है, ठीक है, तो या नीचे वाली जो हैंडराइटिंग है उसको ज्यादा एनर्जी है, क्या ऊपर वाली हैंडराइटिंग वाले पर्सन को? आप बहुत एनर्जेटिक है, जैसे रणवीर सिंह हो गया, बहुत एनर्जी है उसके अंदर, और कुछ लोग आप देखोगे बहुत थके थके रहते हैं, ये रहते हैं, ठीक है, बहुत आराम से रहते हैं। तो ए को ज्यादा एनर्जी है, बी को ज्यादा एनर्जी है? ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया। ओके, कौन ज्यादा एंटरटेनिंग होगा? ओके, जैसे फिर से मुझे रणवीर सिंह का नाम लेना पड़ेगा, तो आपको लगता है बी ज्यादा एंटरटेनिंग है या ए, लेफ्ट साइड में जो है? ओके, कौन ज्यादा आपको लगता है एंटरटेनिंग है, मतलब आप उसके साथ घूमने जाओ तो ये होता है, मस्ती मजाक करता है, वैसे वाला बंदा कौन सा आपको लगता है? ए हो गया या बी हो गया? राइट, ओके, ठीक है सिंधु, आई गॉट योर सॉरी आंसर नाउ। ओके, नेक्स्ट वन इज, ओके, लास्ट आई थिंक क्वेश्चन ये है कि इनमें से किन लोग कौन से दो लोगों, इन दोनों हैंडराइटिंग में से कौन किसको आप अपनी कंपनी में जॉब दोगे? मान लीजिए आप ने कोई कंपनी चल रही, या आप कोई एचआर है कंपनी में जिसको आप सिलेक्ट करते हैं अपने कंपनी के लिए, या आप रेफर करेंगे इसको अपने कंपनी के अंदर। तो मान लीजिए इसने एक पेज दिया अपने राइटिंग के साथ कि अपने बॉस को ये जाके दे देना, इन टर्म्स ऑफ ये जो लेटर वो लिखते हैं ना, इस चीज को लेकर के। ओके, तो ए पर्सन को आप हायर करोगे अपनी कंपनी के लिए, या पर्सन बी जो राइट साइड को है उस पर्सन को हायर करोगे अपनी बी। कंपनी? बी। ओके, ठीक है, श्योर। सो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ओके,
ठीक है, सो आई थिंक वील गो बैक टू द आंसर्स फॉर दिस। मैं दूसरा वाला भी खोल रहा हूँ। तो आई थिंक एवरीवन रोट दैट, राइट? आई मतलब आप पार्टिसिपेट करेंगे तब आप ज्यादा सीखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होगा। मतलब आप, अगर आपने लिखा नहीं है तो आई विल जस्ट रन इट थ्रू अगेन, एक एक 5-5 सेकंड के लिए। ठीक है, सो आई विल जस्ट रन इट। आपने नहीं लिखा है तो एटलीस्ट, हाँ, कुछ लोगों ने शायद नहीं लिखा होगा तो आई विल जस्ट, तो ठीक है, सो हु इज मोर ऑर्गेनाइज्ड? ओके, तो बी। हाँ, बी इज मोर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, आई होप यू हैव रिटन बी। ठीक है, काफी ऑब्वियस क्वेश्चन है। तो जो लोग ज्यादा इस तरीके से लिखते हैं, जैसे आप बुक में लिखते हैं, करेक्ट, वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं हर चीज को लेकर के। ओके, ऑल्सो ये थोड़ी सी ज्यादा आर्टिफिशियल हैंडराइटिंग हो जाती है। तो कुछ लोग जो ज्यादा ऐसे, उनकी हैंडराइटिंग कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है, वो थोड़े अजीब होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आपके क्लास में जिसकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, वो थोड़े से मतलब टीचर्स के पेट होते थे। करेक्ट, वो ऐसे दिखाते थे कि उनसे अच्छा कोई नहीं है टीचर के सामने, लेकिन जब टीचर चली जाती थी तब वो उनका बिहेवियर एकदम बदल जाता था। जैसे उनकी, जैसे गिरगिट होता है वो रंग बदल देते थे, राइट? तो अगर आपने देखा कि इसकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर है, नॉर्मल नहीं लग रही है, तब आपको भी डर के रहना। ठीक है, लेकिन ऐसे भी हैंडराइटिंग राइट साइड की, तो करेक्ट आंसर बी है ऑब्वियसली, करेक्ट। और ये वाले की भी हैंडराइटिंग थोड़ी ये है, मतलब अजीब है, राइट? तो जो लोग सिस्टमैटिक वे में नहीं लिखते हैं, करेक्ट, वो मतलब उनका घर भी थोड़ा आप देखोगे ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, वो अजीब तरीके से रहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपको लगता है, कौन ज्यादा आपको कंफ्यूज लगता है चीजों को लेकर के? बी। हाँ, ओके, तो या राइट आंसर इज बी। तो आप देखोगे कि जो पहली वाली जो हैंडराइटिंग है, ओके, ओके, जो पहली वाली हैंडराइटिंग है इसमें गैप्स दिए हुए हैं अच्छे से। ओके, हैंडराइटिंग में आप देखोगे कि गैप्स अच्छे से दिए हुए हैं बिटवीन वर्ड्स एंड बिटवीन लेटर्स ऑल्सो। मतलब ए और एम के बीच में ठीक गैप है, HAVING, इसके इसमें भी गैप अच्छे से दिया हुआ है। ओके, और बाकी सब अगर आप राइट साइड वाले में देखेंगे तो लेटर्स और मतलब वर्ड्स के बीच में से अच्छा गैप्स है, लेकिन अब लेटर्स थोड़े चिपके हुए हैं। मतलब LACK वो तो ठीक है, लेकिन बाकी आते आते एंड में, ओके, जैसे कैनॉट हो गया तो CNN एकदम पूरा वैसे चिपका हुआ है। तो जो लोग बहुत ज्यादा ये कंप्रेस करके लिखते हैं, कभी आपने देखा होगा कि उनकी हैंडराइटिंग ऐसे है कि किसी ने दो मतलब उसको पूरा ऐसे चपेट दिया ऐसे दोनों तरफ से, करेक्ट। तो वो एक तो ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, दूसरे हैं कि वो बहुत चिपकू टाइप के होते हैं, करेक्ट, फेविकॉल की तरह होते हैं, राइट? तो आप वैसे चिपक जाते हैं आपसे। तो हाँ, इस वो बी ज्यादा कंफ्यूज है चीजों को लेकर के। नेक्स्ट आपका हो गया, कौन ज्यादा डिप्रेस्ड है? ओके, नंदा मैम आप नहीं आंसर कीजिए, ठीक है, किसी और को आंसर करने दीजिए, आप ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं ये। ठीक है, ओके। ठीक है, किसी और को आंसर करना है तो वो कर सकता है। ओके, नहीं तो मैं बता देता हूँ एनीवेज कि बी। हाँ, तो बी, बी का हैंडराइटिंग थोड़ा ये है, ओके, बिगड़ा हुआ है। ओके, आई एग्री, लेकिन ये बंदा ऐसा होगा कि वो ठीक से काम नहीं करेगा फिर भी पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट।
थोड़ा सा अनरियलिस्टिक टाइप का हो गया बंदा। पर जो ए है वो काफी चीजों से काफी ऑर्गेनाइज्ड है, अपने लाइफ में काफी चीजों में अच्छा है। लेकिन शायद उसका ब्रेकअप हो गया है, या कोई बिजनेस में या जॉब में कुछ ठीक से चल नहीं रहा है, तो टेम्पररली उसकी हैंडराइटिंग नीचे की तरफ चली गई है। तो आप देखोगे कि मान लो कोई काफी अच्छा काम कर रहा है आपके ऑफिस में, या काफी अच्छा बंदा है, लेकिन वो दुखी है किसी चीज को लेकर के काफी समय से। ओके। तो वो वो बंदा बेसिकली उसकी हैंडराइटिंग नीचे की तरफ कुछ समय बाद जाने लगेगी। ठीक है। जो प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस हो गई या निराशावादी, तो जिनकी हैंडराइटिंग ऊपर जाती है वो आशावादी होते हैं, और जिनकी हैंडराइटिंग नीचे की तरफ जाती है वो निराशावादी होते हैं। करेक्ट। एज अ जनरल ये चीज है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग नीचे की तरफ जाएगी तो आप अच्छा नहीं कर सकते हो लाइफ में। ओके। तो काफी चीजें मैटर करती हैं। कुछ लोग डिप्रेस रहते हैं, थोड़ा उनका पर्सनालिटी होता है, वो थोड़े से डिप्रेसिव रहते हैं, उनके साथ आप बैठ नहीं सकते हो, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं। राइट। लेकिन कुछ लोग काम अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन वो एकदम पॉजिटिव रहते हैं, उनके साथ रहना आपको अच्छा लगता है। राइट। तो ये जनरली आप समझ जाओगे। ठीक है। एंड तो हम कुछ फिर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है। ये आंसर्स मैं आपको दे दूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम आप जब ज्वाइन करेंगे फिर उसके बाद हम सिग्नेचर एनालिसिस और इस चीज पर हम बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट हमारा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसको ज्यादा एनर्जी है। ओके। ऊपर वाले बंदे को एनर्जी ज्यादा है या नीचे वाले बंदे को एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। तो बी। ओके, बी। किसने बोला था अभी। मौलिक। ओके, मौली। हाँ, करेक्ट। तो जो नीचे वाला बंदा है जो बी है, ओके, उसको ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि जो लोग ज्यादा प्रेशर से लिखते हैं आप देखोगे उनको ज्यादा एनर्जी होती है हर चीज को लेकर के। जो लाइट थोड़ा लिखते हैं, मान मान लो किसी ने लिखा और फिर नेक्स्ट पेज पे वो छप गया, या उसके बाद भी एक और पेज पे छप जाता है, तो उनको काफी ज्यादा एनर्जी होती है चीजों को लेकर के। वो एक जगह पे काफी समय तक बैठ नहीं सकते, उनको कुछ ना कुछ करना होता है। और अगर उन्होंने शायद ज्यादा काम नहीं किया है किसी दिन, तो वो ठीक से सो नहीं सकते उस दिन, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, रेस्टलेस किस्म के होते हैं चीजों को लेकर के। और जो लाइट लिखते हैं वो दिमाग से शार्प होते हैं फॉर श्योर। ओके। लेकिन फिजिकली उनकी एनर्जी नहीं होती है। मेंटली वो उनकी एनर्जी अच्छी होती है। ठीक है। तो एक क्वालिटी बेसिकली ये हो गई, जो हम कोर्सेज करते हैं उसमें आपको बहुत डिटेल में पता चलता है कि जो बहुत, अगर आप प्रेशर से लिखते हैं तो आपके बारे में क्या है, और जो लाइटली लिखते हैं उसके बारे में आप जान सकेंगे। नेक्स्ट आपका हो गया कि, हाँ, तो कौन ज्यादा एंटरटेनिंग होगा, मतलब पार्टी में गया तो बहुत आप वो सब किसी की नकल करके दिखाता है, ये करता है, तो आपको कौन लगता है कौन ज्यादा एंटरटेनिंग होगा। बी। ओके, ठीक है। और कोई आंसर देना चाहेगा तो। ओके, आई थिंक। ओके, गॉट बी। इट। या सो बी ज्यादा एंटरटेनिंग है, लेकिन क्यों। ओके, आपको क्यों लगता है, क्वेश्चन ये है। Because more style of writing is more this, like the way of writing is more fancy हाँ, type. हाँ, करेक्ट। ओके, सो आई थिंक हु वाज आंसरिंग, सिं सिंधु। Yes. सिंधु, राइट। या Yes. ओके। या श्योर। सो जो लोग थोड़ा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा स्टाइलिश, या जिसको ऑस्टेंटेशियस कहते हैं, या बहुत ही सजावट टाइप का लिखते हैं और बड़ा लिखते हैं, उनकी
मतलब वो ज्यादा आउटगोइंग रहते हैं, मिलनसार किस्म के रहते हैं। ओके। और स्पेशली अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी राइट की तरफ टिल्ट हो रही है। ओके। और जो लोग छोटा लिखते हैं, राइट, और सीधा या लेफ्ट की तरफ उनकी राइटिंग जाती है, वो ज्यादा मिलनसार नहीं होते, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, राइट। तो इसमें भी आप काफी डिटेल में पढ़ सकोगे कि अ, जिनकी बड़ी हैंडराइटिंग रहती है वो किस चीज में अच्छे होते हैं, क्या आप जॉब कर सकते हैं अच्छा, ये तो आपको काफी डिटेल में पता चलेगा। ओके, सो नेक्स्ट आई थिंक वाज, हाँ, इनमें से किसको आप जॉब दोगे? मान लीजिए आप किसी को रख रहे हो जॉब के लिए, आपकी कंपनी के लिए, या आप किसी कंपनी के लिए आपको हायरिंग के लिए रखा गया है, चूज करो इन दोनों में से, तो किसको आप चूज करोगे? हाँ। बी सर। ओके, बी, लेकिन क्यों, क्वेश्चन ये है। और किसी को आंसर करना है इन? इट्स The क्लियर। B is too creative. ओके, आई थिंक हु आंसर्ड, सिंधु, राइट? बी इज Yeah. मोर क्रिएटिव। ओके, देन He'll be व्हाई? coming up with more ideas. ओके, व्हाई नॉट ए? Why will you not hire A? Looks more कंफ्यूजिंग। troubled, confused personality. Okay, okay. हम्म। तो ये जो दोनों हैंडराइटिंग्स हैं, करेक्ट, आप इजीली बता सकते हो कि ठीक है, कोई भी कंपनी में, राइट, अगर आप लो तो 99% ऑफ द लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है, बी को मैं पिक करूंगा, राइट।